बताओ टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है, IUI क्या होता है, हम IUI कब एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को। IVF हम लोग मेनोपॉज में कर सकते हैं। पेशेंट में IVF के सक्सेस के चांसेस सेम होते हैं। थोड़ा IVF के जो 4-5 प्रकार है उसके बारे में आप रोशनी डालें। एक्चुअली IVF में भी 100% रिजल्ट्स नहीं है। क्या IVF से बच्चे जो आते हैं कमजोर आते हैं? हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं डॉक्टर रजत, मेरे साथ है डॉक्टर सपना। हमारे यूट्यूब चैनल गायनेक दीदी और गायनेक वाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जनरल इनफर्टिलिटी सीरीज के लास्ट सेगमेंट में आज हम लोग IUI और IVF टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में बात करेंगे। बहुत सारी लोगों ने बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में, सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें होती हैं। थोड़ा सा इसके बारे में जिस सुनने की कोशिश करते हैं। ये बताओ टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है, IVF क्या होता है? जी, IVF इस नाम से हम इसको जानते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो का मतलब है कि जो बॉडी के बाहर हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब है कि बेबी हम टेस्ट ट्यूब में बना रहे हैं। स्पर्म और अंडा दोनों को हम टेस्ट ट्यूब में मिला के उससे एम्ब्रियो जनरेट कर रहे हैं और फिर वो विमेन में ट्रांसफर कर रहे हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब बेबी। IUI क्या होता है? IUI इज इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। इसमें जो प्रेगनेंसी रुक रही है वो महिला के अंदर ही बन रही है। जो फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस हो रहा है वो महिला की बॉडी में हो रहा है। IVF में ये प्रोसेस बाहर हो रहा है। तो IUI में हम क्या करते हैं कि महिला का जब अंडा तैयार हो जाता है उस समय हम हस्बैंड का जो सैंपल लेते हैं, सीमेन सैंपल लेते हैं, उसको प्रोसेस करके उसमें से जो बेस्ट स्पर्म्स हैं और डेब्रिस और कचरा निकाल के वो महिला के बच्चेदानी में IUI कैनुला से अंदर इंसर्ट करते हैं और वो यहाँ पे इंसर्ट करते हैं बच्चेदानी के अंदर। तो इसको हम इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, बच्चेदानी के अंदर हम इंसेमिनेट कर रहे हैं। हम IUI कब एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को? जी, अभी जो प्रेगनेंसी नहीं रुकती है तो उसकी जो ट्रीटमेंट का हम थोड़ा सा शॉर्ट में समझेंगे कि प्रेगनेंसी जब नहीं रुकती है तो हम बेसिक इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, सोनोग्राफी करके देखते हैं और फिर हम एक नया प्रोसेस चालू करते हैं, ओवेरियन स्टिमुलेशन एंड फॉलिकल मॉनिटरिंग। तो ओवेरियन स्टिमुलेशन में क्या होता है कि हम अंडा बनाने की दवाइयाँ देते हैं जो पीरियड के तीसरे दिन से हम चालू करते हैं। दूसरे तीसरे दिन से कई तरह की मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल है, क्लोमिफिन सिट्रेट है, लेट्रोजोल करके मेडिसिन है। और जब ये 5 दिन के लिए, 4 या 5 दिन के लिए दी जाती है और उसके बाद अंडा बनने का प्रोसेस चालू होता है, जो सोनोग्राफी से, ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी से हम अंडे को, फॉलिकल को मॉनिटर करते हैं। और जब अंडा बनने का ये जो प्रोसेस है और उस समय अगर नेचुरल घर में ट्राई करना है तो हम उनको टाइम टू इंटरकोर्स समझाते हैं कि अब आपका अंडा रेडी है, अंडा छूटने का समय है, आप घर में ट्राई करिए। और उस तरह से ये हमारा फॉलिकल मॉनिटरिंग विद टाइम्ड इंटरकोर्स हो गया। दिस इज नेचुरल साइकिल। इसमें उनका अंडा उनकी बॉडी में बन रहा है, फर्टिलाइजेशन उनकी बॉडी में हो रहा है और ये नेचुरल प्रेगनेंसी रह रही है। लेकिन जब 4 से 6 साइकिल अगर अंडा बन रहा है, ओव्यूलेशन के समय वो ट्राई कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सब मेडिसिन ले रहे हैं, उन्हें सब टेस्ट करा लिए, सब नॉर्मल है और उसके बाद भी अगर उनको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है तो हम लोग उनको एक ऑप्शन देते हैं, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, IUI। वो करने के पहले हमारे लिए एक प्रोसीजर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको हम बोलते हैं ट्यूब टेस्टिंग, कि नलियाँ खुली है कि नहीं। उसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं, एक नली का एक्सरे जिसको HS ग्राफी बोलते हैं, हिस्ट्रोसेल्पिंगोग्राफी, और एक नली का टेस्ट जो सलाइन सोनोग्राफी की तरह करा जा सकता है। पानी डाल के हम सोनोग्राफी से चेक कर सकते हैं कि नलियाँ खुली है कि नहीं, क्योंकि नली जो फेलोपियन ट्यूब्स है वही वो स्ट्रक्चर है जिसमें अंडा और स्पर्म मिल रहे हैं, फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो IUI हम कब करते हैं? जब उनको नेचुरली इस तरह से या तो घर में वो ट्राई करें, उनको प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, या फिर उनको हम लोग टाइम इंटरकोर्स करवा रहे हैं ओवेरियन स्टिमुलेशन के साथ, उसके बाद भी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है और उनकी फेलोपियन ट्यूब्स भी खुली है, ओव्यूलेशन भी हो रहा है। तब हमारे पास अगर मेल पैरामीटर हम चेक करते हैं और अगर मेल में अगर स्पर्म काउंट कम है, मोटिलिटी कम है, तो उस तरह के केसेस में हम मेल का सैंपल लेके उसको प्रोसेस करके इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन की साइकिल्स चालू करते हैं। हालांकि IUI का सबसे कॉमन और सबसे पहला इंडिकेशन जब IUI स्टार्ट हुआ था तो मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी हुआ करता था जी। जिनके काउंट्स कम हैं या जिन हस्बैंड्स में काउंट 0 होते हैं तो डोनर इंसेमिनेशन करके हम लोग IUI करते थे। जैसे जैसे इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट इवॉल्व हुआ वैसे वैसे हम लोगों ने इसका IUI के इंडिकेशंस बढ़ाए। अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी में भी IUI करते हैं, कभी कभी एंडोमेट्रियोसिस में भी IUI करते हैं, लॉन्ग स्टैंडिंग इनफर्टिलिटी, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में भी IUI करते हैं, या फिर एल्डरली फीमेल होती है जिसको हम लोगों को IVF में लेना है लेकिन उसके पहले 3 से 6 साइकिल हम लोग IUI ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, ये बताओ कि IVF हम लोग मेनोपॉज में कर सकते हैं? उनके ART रूल्स आ गए हैं
और 50 ईयर्स उसकी कट ऑफ एज आ गई है कि 50 ईयर्स के बाद हम कोई भी महिला में ये प्रोसीजर नहीं करते हैं। मेनोपॉज में फीमेल्स के एग्स नहीं होते हैं तो हमको करना तो डोनर एग से ही पड़ेगा, लेकिन फिर पहले आज से लगभग 1.5 साल पहले जब तक नए ART रूल्स नहीं आए थे उसके पहले कोई भी एज तक फीमेल्स में कर सकते थे, लेकिन 50 के बाद प्रेगनेंसी फीमेल के लिए जोखिम ही होती है, हाई रिस्क होती है, इसलिए 50 के बाद IVF फीमेल्स में नहीं करते, 50 के पहले ही करना चाहिए और वो भी डोनर एग से करना चाहिए। अच्छा, हर एक पेशेंट में IVF के सक्सेस के चांसेस सेम होते हैं? बिल्कुल भी नहीं, ये तो बहुत अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। और ये IVF का क्या इंडिकेशन है, उनकी पेशेंट की, फीमेल की और हस्बैंड की एज कितनी है, उनका क्या इंडिकेशन है कि वो क्यों करा रहे हैं IVF। जनरली देखा जाए तो 30 to 40% चांस होते हैं उनके सक्सेस होने के। जब हम लोग IVF बोलते हैं तो क्या IVF एक ही प्रकार का होता है या इसके कुछ अलग अलग प्रकार होते हैं? हमारे पास फ़ोन की इंक्वायरीज आती हैं बहुत सारी कि सर हमको IVF करवाना है, कितना कॉस्ट होगा? थोड़ा IVF के जो 4-5 प्रकार है उसके बारे में आप रोशनी डालें। जी, IVF बहुत प्रकार के होते हैं, क्योंकि जब वो पेशेंट को ये सब नहीं समझ में आता है, वो तो सिर्फ यही बोलेंगे कि IVF होता है, लेकिन हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट सवाल है कि कौन से टाइप का IVF कराना है। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एक होता है कि सेल्फ साइकिल, उसमें हम महिला का, फीमेल का ही अंडा ले रहे हैं और हस्बैंड का ही, पार्टनर का ही स्पर्म ले रहे हैं, तो उसको हम सेल्फ साइकिल, उनका ही अंडा है, उनका ही स्पर्म है और ये हमारा सेल्फ साइकिल IVF हो गया। लेकिन ऐसी महिलाएं जिनकी उम्र बढ़ गई है, AMH कम हो गया है, उनके अंडे खत्म हो रहे हैं, अंडे की क्वालिटी खराब है, तो उसमें हमको डोनर अंडा लेना पड़ता है, मतलब किसी और महिला में इंजेक्शंस दिए जाते हैं, उनके अंडे तैयार करे जाते हैं, वो अंडे रिट्राइव करे जाते हैं और उसके बाद उस अंडे से स्पर्म को मिलाया जाता है और इसको हम डोनर ओवम साइकिल, ओवम डोनेशन के नाम से हम इसको जानते हैं। अब ऐसे मेल्स जिसमें उनके स्पर्म्स खराब हैं, या तो उनमें मोटिलिटी नहीं है, काउंट 0 है, या उनसे प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, लेकिन महिला टोटली नॉर्मल है, तो इसमें अंडा महिला का होता है लेकिन स्पर्म डोनर होता है, तो उसको हम डोनर सीमेन साइकिल बोलते हैं। और चौथी चीज़ है कि एम्ब्रियो डोनेशन के एक नाम से हम जानते हैं, जिसमें ना तो महिला का अंडा यूज़ होता है ना आदमी का स्पर्म यूज़ होता है, और उसमें एक फीमेल में हम एक एम्ब्रियो, डायरेक्ट एक फ्रेश नए एम्ब्रियोज बना के हम डायरेक्ट एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं और उसको एम्ब्रियो डोनेशन के नाम से जानते हैं। तो ये हो गए टोटली 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइकिल्स। चौथी होती है सरोगेसी। ये एक सवाल हमने इसलिए किया क्योंकि लगभग सारे लोगों का ऐसा मानना है कि IVF में दूसरे किसी के अंडे होते हैं, दूसरे के स्पर्म्स होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है, सारे डॉक्टर्स, सारे IVF सेंटर सबसे पहले यही ट्राई करते हैं कि हस्बैंड का खुद का स्पर्म हो और वाइफ के खुद के एग्स हो। अगर स्पर्म में खराबी है तो हम लोग ट्राई करते हैं कि दवाई से या इंजेक्शन से वो उस खराबी को नॉर्मल करके फिर बाद में IVF करने का कोशिश करें। सेम चीज़ विद एग्स। लेकिन एक ट्राई या 2 ट्राई करने के बाद अगर सेल्फ साइकिल में रिजल्ट नहीं मिलते हैं तो हम लोग डोनर पेशेंट को काउंसिल करने के बाद, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हस्बैंड और वाइफ दोनों को काउंसिल करने के बाद, उनकी कंसेंट लेने के बाद हम लोग उनको डोनर सीमेन या डोनर स्पर्म या फिर डोनर एग का एडवाइस करते हैं। अगर वो लोग उसके लिए रेडी होते हैं प्रॉपर कंसेंट के साथ, तब हम लोग ये डोनर स्पर्म या डोनर एग जैसा जैसा पेशेंट में ज़रूरत होता है वैसा करते हैं। कुछ पेशेंट एल्डरली होते हैं, ना तो वाइफ में एग्स होते हैं और हस्बैंड का या तो वाजेक्टॉमी हो चुका होता है या फिर कोई कारण से उसके काउंट 0 हो गए होते हैं। उन पेशेंट्स में हम लोग एम्ब्रियो डोनेशन करते हैं, फ्रेश एम्ब्रियो बना के, जैसा सपना ने बताया। और एक चौथा केस होता है सरोगेसी, मतलब अगर फीमेल को ऐसा कोई हेल्थ फैक्टर है जो वो प्रेगनेंसी नहीं रख सकती, या फिर उसका यूट्रस डैमेज हो गया है, या फिर उसका यूट्रस का एंडोमेट्रियम नहीं बनता है, या फिर उसका बहुत ख़राब TB हुआ है जिसके कारण यूट्रस बिल्कुल डैमेज हो गया, ऐसे पेशेंट्स में वो एक सरोगेट मदर लेती है जिसमें एग और स्पर्म तो कपल के ही होते हैं, पर वो एम्ब्रियो दूसरी फीमेल में ट्रांसफ़र करके प्रेगनेंसी उसकी और डिलीवरी उस फीमेल की होती है, उसको सरोगेसी बोलते हैं। ये 5 प्रकार के IVF होते हैं और हर एक का कॉस्ट अलग अलग होता है। इसलिए जब भी कोई हमको फ़ोन करके पूछता है कि सर IVF का कॉस्ट कितना होगा, हमको पहले तो पेशेंट का रिपोर्ट स्टडी करना पड़ता है, नहीं हुआ होता है तो रिपोर्ट्स करवाना पड़ता है, उसके बाद ही हम लोग IVF का कॉस्ट बोल सकते हैं। अच्छा, क्या IVF इज़ द गोल्डन एग की मतलब सारे सॉल्यूशन का एक ही प्रॉब्लम है? जी नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि प्रोफेशनल लोगों में बहुत ज़्यादा है कि अभी हमको मैरिज तो कर ली है लेकिन अभी बच्चा नहीं करना है और बाद में IVF करा लेंगे, बट एक्चुअली IVF में भी 100% रिजल्ट्स नहीं है और सब कुछ नॉर्मल होने के बाद कई बार उसमें भी रिजल्ट्स नहीं है, तो इट इज़ नॉट द गोल्डन थिंग। इसलिए पहले नॉर्मल ट्राई करें, नॉर्मल के बाद प्रेगनेंसी ना रहे तो IUI ट्राई करें, और उसके बाद प्रेगनेंसी ना रहे तो IVF का सोचें। स्टेप बाय स्टेप ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
कोई भी स्टेप को स्किप करने का मतलब नहीं है। अच्छा, कितनी बार आईयूआई हम लोग कर सकते हैं और कितनी बार आईयूआई में अगर रिजल्ट नहीं मिलता है तो उसके बाद हम लोग पेशेंट को आईवीएफ का एडवाइस करना चाहिए? देखिए, मैक्सिमम जो हम आईयूआई की बात कर रहे हैं, हम 5 to 6 साइकिल्स तक ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर 3 अच्छी साइकिल है और उसमें अंडा बना है, 2 से 3 अंडे बने हैं और सब कुछ हमने करा है, ठंडक की गोलियां दी है, प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट दिया है, और अगर उसमें रिजल्ट्स नहीं है तो चौथी या 5वीं साइकिल में रिजल्ट मिलेगा, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। तो 3 गुड साइकिल्स आर द बेस्ट साइकिल्स जो हमको फुल फ्लेजेड तरीके से ट्राई करनी चाहिए, कपल्स को भी और एज अ डॉक्टर हमको भी। और टोटली मैक्सिमम 5 to 6 साइकिल से ज़्यादा जाने का मतलब नहीं है। 3 to 4 गुड गोनाडोट्रोपिन साइकिल इंजेक्शन के साथ साइकिल एट ए गुड सेंटर, नॉर्मली सेल्फ साइकिल में रिजल्ट मिल जाता है। डोनर स्पर्म साइकिल है तो हम लोग 6 साइकिल का ट्राई करने का बोलते हैं। लेकिन अगर इन साइकिल्स के बाद करने का मतलब रिजल्ट नहीं मिलता है तो फिर हम लोगों को आईवीएफ का सीरियसली सोचना चाहिए। जब तक वो आईवीएफ ना करें तो फर्दर आईयूआई करने का मतलब नहीं रहता है, नॉर्मल ट्राई करने का एडवाइस करते हैं। इसमें क्या होता है ना कि कॉस्ट फैक्टर भी पेशेंट को समझना पड़ेगा कि आईयूआई साइकिल्स 5 से 6 बार कर रहे हैं और हम आईवीएफ करा रहे हैं और किसमें रिजल्ट ज़्यादा है। तो ये दोनों चीज़ों को हमको रिस्क और वेटेज करना पड़ेगा। अच्छा, क्या आईवीएफ से बच्चे जो आते हैं कमजोर आते हैं, उनमें हेल्थ रिस्क या कंजेनिटल डिफॉर्मिटी का रिस्क बढ़ जाता है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और ये गलत धारणा है, क्योंकि आईवीएफ में तो सब कुछ प्लान तरीके से हो रहा है। ओनली थिंग क्या होती है कि जो आईवीएफ प्रेगनेंसीज होती है थोड़ी हाई रिस्क प्रेगनेंसीज होती है, क्योंकि उनकी एज बढ़ गई है और भी कई सारे, क्योंकि बॉडी में अगर प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, मतलब बॉडी में ऑटोइम्यून फैक्टर्स हो सकते हैं जो महिला की बॉडी में, तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स पहले से हैं, हार्मोनल प्रॉब्लम्स है, थायराइड प्रॉब्लम्स है, तो उसके अपने अलग कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, वो चाहे उनको नेचुरल प्रेगनेंसी रहे चाहे आईवीएफ प्रेगनेंसीज रहे। बट ये टोटली रॉन्ग है। तो ये था हमारा आईयूआई और आईवीएफ के बारे में एक जनरल ओवरसाइट। हम लोग डिटेल में इसके बारे में और बात करेंगे अगली सीरीज में। हम लोग मेल इनफर्टिलिटी के बारे में बात करेंगे बहुत डिटेल में, क्या कारण होते हैं, कौन सी दवाइयाँ, कौन से सप्लीमेंट्स, कौन सा डाइट, क्या अवॉइड करें, वेरिकोसील के बारे में, टेसा और सर्जिकल स्पर्म एक्सट्रैक्शन के बारे में, एजोस्पर्मिया के बारे में डिटेल में बात करेंगे। चैनल पर बने रहें। अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की घंटी बजाएं। नमस्ते, थैंक यू।